हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फीडियाज एकेडमी। आप सभी का मैं कपिल संडीला एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं सुबह की क्लास में, जो कि हिंदी की हमारी क्लास है। इससे पहले 7 बजे हमारी करंट अफेयर की क्लास हो चुकी है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं। तो अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हिंदी आती तो भी ये क्लास बेनिफिशियल होगी। और स्पेशली केवीएस सिलेक्शन बैच जो है वो हमने जो शुरू किया है, उन बच्चों के लिए प्रैक्टिस क्लास ये रहेगी। जो बच्चे हमारे बैच से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर प्रैक्टिस जरूर करें। तो आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। और अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप फीडियाज एकेडमी की ऐप को डाउनलोड करें एंड्रॉयड पे जाके। गूगल एंड्रॉयड पे प्ले स्टोर पे जाए और वहां पर द फीडियाज एकेडमी नाम से सर्च करेंगे। देन यू विल बी एबल टू फाइंड दैट ऐप। ओके। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आपको हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चन ग्रामर के होंगे मोस्टली। तो आपके जो सिलेबस के टॉपिक है लगभग बहुत सारे टॉपिक वो कवर करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। आसक्त का विलोम क्या होगा? आश्रित, विरक्त, या वोल्जा, या निंदा। आसक्त क्या होता है? आसक्त होता है किसी में मोह हो जाना। ठीक है। इसका मतलब होता है मोह हो जाना। तो इसका सही आंसर होगा विरक्त। ठीक है। आसक्ति, विरक्ति। चलिए ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आश्रित तो किसी और पर निर्भर हो जाना होता है। ये भी नहीं होगा। निंदा मतलब किसी की बुराई करना। ठीक है। तो आसक्त और विरक्त यहाँ पे मैच करते देखेंगे, बाकी और कोई नहीं मैच करता मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयोग हुई है? कौन से वाक्य के अंदर द्विकर्मक क्रिया प्रयोग हुई है, यानी कि दो कर्म मिलेंगे? वह दिन रात बहुत परिश्रम करता है। जब भी आप कर्म की पहचान करना चाहते हैं तो परिश्रम, यहाँ पर जो क्रिया दी गई है उसके सामने आप दो आंसर पूछेंगे। वह क्या करता है? अगर इसका आंसर नहीं मिलता तो वह किसको करता है? दो शब्दों का आंसर दी। ठीक है। तो वह क्या करता है? परिश्रम। तो यहाँ पर आपको परिश्रम कर्म मिल गया। वह किसको करता है? कोई और अन्य आंसर हमारा नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर तो एक ही कर्म है। दूसरा है मैंने दुकान से फल खरीदे। ठीक है। क्या खरीदे, इसका आंसर देखना है। तो हमारा आंसर आ गया फल। और किसको खरीदे ये नहीं है। दुकान शब्द यहाँ पे कर्ण होगा। ठीक है। दुकान से। ओके। दुकान से फल खरीदे साधन हो गया ये तो यहाँ पर एक ही कर्म है, तो द्विकर्मक ये भी नहीं है, द्विकर्मक ये भी नहीं है। उसके बाद लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी। लड़के ने क्या दी? पुस्तक। ठीक है। एक आंसर हमारा मिल गया। किसको दी? अपने साथी को। तो ये आंसर भी हमारा मिल गया। तो यहाँ पे दो कर्म होने की गुंजाइश बन गई। उसके बाद है उसने एक रोचक कहानी पढ़ी। ठीक है। क्या पढ़ी? कहानी। किसको पढ़ी? इसका आंसर तो है लेकिन किसको का आंसर नहीं है। तो इसका मतलब ये भी द्विकर्मक नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो गया सी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन। इहलोक का विलोम क्या होगा? इहलोक, भूलोक, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड असल में ये ठीक नहीं लिखा हुआ है, तो इसको ब्रह्मांड को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है। जब भी ऐसा अक्षर कोई लिखा जाता है तो ये जो नीचे वाला अक्षर होता है ये पूरा होता है और जो ऊपर है ये आधा होता है। तो इसको अगर हम तोड़ के लिखें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ब्रह्मांड। मैं पूरा है आधा है। तो ये है विलोक या परलोक। यह लोक मतलब यह लोक और परलोक मतलब दूसरा लोक। हमारा सही आंसर होगा डी। ठीक है। आप सभी भी अपने आंसर देते रहिए और अपने आंसर मैच करते रहिए। इसमें ये कोई फाइनल फेज नहीं है आपके टेस्ट की। कुछ बच्चे हिचकते हैं अपना आंसर देते हुए, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अवनत का विलोम क्या होगा? अवनत का विलोम क्या होगा? अभिनत, विनत, सुनत, या उन्नत। कौन सा आंसर होगा बताइए। इसका सही आंसर होगा उन्नत। उन्नत शब्द का
विलोम क्या होगा? अवनत। उन्नत मतलब उन्नति करना, अवनत मतलब नीचे की तरफ आना, अवनति होना। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो गया यहाँ पर डी। ठीक है, विलोम शब्द, शब्द शक्ति, शब्द सामर्थ्य है, ये सारे विलोम शब्द जो आप पढ़ रहे हैं वो शुद्ध अशुद्ध भी इसकी प्रैक्टिस ध्यान में रखें कि शुद्ध कौन सा शब्द बताया गया वो भी ध्यान रखें। गौण शब्द किसका विलोम है? गौण शब्द किसका विलोम है? विद्वान, लघु, प्रमुख या मूर्ख? यहाँ पर मूर्ख ये होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है। प्रमुख भी शुद्ध है, लघु भी शुद्ध है, विद्वान भी। तो यहाँ पर फिर से देखिए विद्वान, तो यहाँ पर द आधा है और जो नीचे दिया गया है हम कभी कभी सोच लेते हैं कि शायद वह आधा होगा इसलिए वो द के अंदर घुसाया हुआ है। जी नहीं, असल में ये विद्वान द जो है वो वह के पैर पे है, वह के सिर पे रखा हुआ है। तो जो भी सक्षम होगा वही तो दूसरे को सिर पे उठाएगा, ऐसे याद रख सकते हैं। तो वह पूरा है, द आधा है। ठीक है, तो यहाँ पर विद्वान, विद्वान गो लघु लघु, ये तो गौण का ही एक पर्यायवाची हो जाता है। अब यहाँ हो गया प्रमुख, आंसर हमारा हो गया सी। ठीक है, आंसर हमारा यहाँ पर सी होगा, प्रमुख व्यक्ति। और गौण मतलब नॉट इम्पोर्टेंट, बिल्कुल प्रमुख से अपोजिट। चलिए आगे। आधा तीतर, आधा तीतर आधा बटेर का क्या अर्थ है? छोटा बड़ा होना, बेमेल और बेढंगा होना, रंग बिरंगा होना, उचित सामंजस्य का अभाव। बताइए। छोटा बड़ा होना, बेमेल और बेढंगा होना, रंग बिरंगा होना, उचित सामंजस्य का अभाव। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, रंग बिरंगा होना दैट इज पॉजिटिव थिंग, और ये कोटेशन जो है क्रिटिसिज्म की तरह हो सकता है। छोटा बड़ा होना ये भी मैच नहीं कर रहा। अब दो में कंपटीशन रहेगा, बेमेल और बेढंगा होना, उचित सामंजस्य का अभाव। ये सही है, बेमेल और बेढंगा होना। ठीक है, आधा तीतर है आधा बटेर है, बेमेल हो गया ना, और ये बेढंगा भी हो गया। ठीक है, अगर ये एक ढंग का होता तो भी ये कोटेशन ना बनती। तीतर अलग तरीके चीज है, बटेर अलग चीज है, तो ये बेमेल हो गया ना, और बेढंगा भी हो गया, सही ढंग से नहीं है ये चीजें। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो गया बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। एक तो करेला आप तीजा, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। ये जो आपको यहाँ पे अलग से ये दिया है इसको हटा देते हैं, ये इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, एक तो करेला और दूजा नीम चढ़ा, इसका अर्थ क्या है? एक तो बुरा, दूसरा दूसरा उससे भी बुरा। एक तो ये हो गया, बुरे का अच्छे के साथ संग होना, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, बुरे का बुरे से संग होना। देखिए, एक तो बुरा दूसरा उससे भी बुरा, ये नहीं है। क्या है, एक ही आदमी जब में दो अवगुण दिखाई दे तब ये कहा जाता है, दूसरे व्यक्ति की बात नहीं है। बुरे का अच्छे से संग होना ये भी नहीं है, क्योंकि एक तो करेला आप दूजा नीम चढ़ा, तो दूसरा दूसरा गुण भी जो है बुरा ही बताया गया है। बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, ये तो बिल्कुल एब्सर्ड हो गया, ये तो होगा ही नहीं। बुरे का बुरे से संग होना, ठीक है, करेला भी कड़वा नीम भी कड़वा। ठीक है, बुरे का बुरे से संग होना, ये सही इसका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोयले की दलाली में मुंह काला का क्या अर्थ है? कोयले की दलाली में मुंह काला, दलाली मतलब बिक्री, उससे उसकी सौदेबाजी में मुंह काला। ठीक है, झूठ बोलना, व्यापार में घाटा होना, कोयले का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना। इसका सही आंसर क्या होगा? झूठ बोलना तो नहीं होगा, कोयले की दलाली में मुंह काला। व्यापार में घाटा होना, तो ये कोयले की दलाली में मुंह काला, व्यापार में घाटा होना तो फिर बाकियों का भी हो जाता है सही। कोयले का व्यापार करना, कोयले का व्यापार तो हो रहा है लेकिन एग्जैक्टली ये जो मुंह काला हुआ है इसका मतलब है बुरे काम में बुराई मिलना। ठीक है, जैसा काम करोगे कपड़े भी वैसे हो जाएंगे, जैसा काम करोगे हाथ भी वैसे हो जाएंगे।
तो सेम चीज़ है, कोयले की जब दलाली करोगे तो मुंह तो काला होगा ही, आप इससे बच नहीं सकते। यानी कि बुरा काम करोगे तो बुराई तो मिलेगी। यही मुहावरे लोकोक्तियों का मतलब होता है। जब आप किसी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, अपनी बात पर जोर देना चाहते हैं, तो आप कहते कुछ और हैं और सामने वाला उसका मतलब भी समझ जाए, लेकिन उसका मीनिंग जो है थोड़ा सा यूनिक निकले। तन पर नहीं लत्ता और पान खाए अलबत्ता, इसका क्या अर्थ है? एक साथ दो लाभ होना, बुरी आदत का शिकार होना, या झूठा दिखावा करना और बहुत गरीब होना। देखिए, तन पर नहीं लगता यहां तक की बात करें तो बहुत गरीब व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हो सकता था, लेकिन आगे कह रहा है पान खाए अलबत्ता, लेकिन पान खाता फिर रहा है, यानी कि नॉट नेसेसरी थिंग्स को खा रहा है। पान जो है ना वो पहले, आज के टाइम पे तो हर जगह आदमी थूकता रहता है, सफाई नहीं करता, सफाई नहीं रहती, तो आजकल के पढ़े लिखे लोग तो उनको गालियां देते हैं। लेकिन पहले पान अगर कोई खाया जाता था, खाता था, तो ये सोचते थे कि भाई बड़ा अमीर आदमी होगा ये, तो पान की डब्बी लेके चलता है साथ में। और गाने बनते थे, पान खाए सैया हमारो, सावली सूरतिया होठ लाल लाल, ओए होए मलमल का कुर्ता। और मलमल के कुर्ते पे छींट लाल लाल, वो किस चीज की छींट थी? जो पान खाया है ना उसकी पीक की छींट थी, उसको भी अप्रिशिएट किया जा रहा था। तो पान एक राजसी शौक मान लिया एक तरह से। तो यहाँ देखिए, बहुत गरीब होके भी राजसी शौक अगर वो कर रहा है तो गरीब होना तो आधी बात हो गई ना। उसके बाद है झूठा दिखावा करना, देखते हैं। बुरी आदत का शिकार, तो मैंने कहा कि पान, अभी यहाँ इस कोटेशन में तो पॉजिटिव ही कहा गया, तो बुरी आदत का शिकार नहीं कहेंगे अभी इसको। एक साथ दो लाभ होना, ये तन पर नहीं लगता, जब पहनने को कपड़े नहीं तो वो लाभ नहीं है। हाँ, ये लाभ हो सकता है, तो ये भी कट गया। झूठा दिखावा करना, यानी कि वैसे तो गरीब है और सौदेबाजी पूरी कर रहा है वो, ठीक है, शो ऑफ पूरा कर रहा है। ठीक है, ये पान खाना ना 16 श्रृंगार में काउंट करते थे कभी। ठीक है, कहते हैं ना 16 श्रृंगार किसको करने आते हैं, श्रृंगार, तो ये जो है पान खाना भी उसमें काउंट करते थे। गीता हाथ से मारती है में कौन सा कारक है? कर्ता, अपादान, अधिकरण या करण? तो यहाँ पर कर्ता कौन होता है? जिसने काम किया। कर्ता ने, जिसने काम किया है, जो काम करता है, तो यहाँ पर गीता होगी कर्ता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो से है इसके लिए ये क्वेश्चन दिया गया है। तो अपादान कारक है या अधिकरण कारक है या करण है? तो अपादान से, देखिए, संप्रदान के लिए अपादान से, वैसे हमें कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन ये शब्द अलग के रूप में अलग होने की प्रवृत्ति को दिखाता है। तो अपादान तो नहीं है। गीता हाथ से मार रही है तो हाथ तो जाके टच कर रहा है। ठीक है, अपादान तो नहीं होगा। अधिकरण जो है वो स्थान समय बताता है। जैसे मैं दिल्ली गया तो दिल्ली हो गया अधिकरण। ठीक है, मैं 10 बजे आऊँगा, वो समय हो गया, तो 10 बजे जो है वो अधिकरण हो गया। करण है साधन, किससे मारा? हाथ से मारा। जब साधन का भाव आता है तब उसको कहते हैं कर्ण। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो गया डी। ये हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, तो आप भी अपने आंसर देते रहे और हमारे इस क्लास के अंदर कंट्रीब्यूट करते रहे अपने चैट बॉक्स में, कुछ अपनी जो आपको जानकारी हो इस संदर्भ में उसके बारे में। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महाजमा इंद्र, महेजमा इंद्र और महोजमा इंद्र, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, जब भी आ और ई को मिलाया जाएगा तो इसका भाव ए हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से देखें तो हमारा आंसर ए यहाँ पर ठीक मिलता है, महाजमा इंद्र यानी कि महेंद्र। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? च वर्ग का उच्चारण स्थान का क्या है? च वर्ग, च वर्ग मतलब ये सारे व्यंजन जो च के वर्ग में आते हैं, च, छ, ज, झ, या। ठीक है, तो इस वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? यानी कि जब हम इसको उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा कौन से, हमारे मुख के कौन से हिस्से को स्पर्श करती है या कहाँ पर उसका स्थान रहता है? तो आप बोल के देखिए, च, छ, ज, झ, या। तो यहाँ पर आप कै की तरह नहीं है, क ख सारा
का ख बोलते हैं तो उसमें आपका मुंह खुलता है और गले से आवाज आती है। लेकिन च छ तो देखिए आपके दांतों के पास जिह्वा, निचले जो दांत है उसके पास निचले जबड़े के बीच का जो स्थान है जिह्वा वहां पर है और वहीं पर स्पर्श करती है। एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड एज तालु। ठीक है। ओष्ठ में तो आप प फ ये बोल के देखिए तो आपको ये ओष्ठ वाला एरिया में जो है होठ टच करते मिलेंगे। कंठ में आपको बताया है कवर्ग, ह और विसर्ग वाली चीजें जो है ये इसमें आती हैं। ह इसको कहते हैं अकुह विसर्ग, अकुह विसर्ग। ये कंठ हो जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर कौन सा आ गया? बी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ट वर्ग में क्या क्या आता है? ट, ठ, ड, ढ, अण। तो आपकी जीभ जो है वो कहाँ पर जाकर इस का उच्चारण कर रही है? जो आपका ऊपर का जबड़ा है उसके बीच का जो मसूड़ों का क्षेत्र है उस ऊपर वाले क्षेत्र को टच करती है। ट, ठ, ड, ढ, अण। तो ये कंठ नहीं है। ठीक है। दांतों पे स्पर्श नहीं होता। दांतों पे तो त, थ, द, ध, न तवर्ग होता है। इसको बोल के देखे तो ये दंते वाला हो गया, थ, थ, द। उसके बाद मूर्धा सही होगा क्योंकि ये ऊपर वाला हिस्सा जिसको जैसे नीचे तालु था ऐसे ऊपर मूर्धा है। दिस इज राइट आंसर। ओष्ठ भी नहीं है क्योंकि होठों का प्रयोग नहीं कर रहे। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर कौन सा आया? सी। आगे बढ़ते हैं। इस वाक्य में इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? देखिए यहाँ पर पूछा है सकर्मक क्रिया नहीं है, यानी कि 3 में होगी और 1 में नहीं होगी। एंड दैट विल बी आवर आंसर। सोहन देर तक सोता है। ठीक, यहाँ पर क्या सोता है या किसको सोता है, क्या इसका आंसर आएगा? उस हिसाब से देखेंगे। क्या सोता है, किसको सोता है। अगर इसका आंसर नहीं आ रहा है तो वो अकर्मक क्रिया, यानी कि ये क्या पूछ रहा है? अकर्मक क्रिया वाला वाक्य पूछ रहा है हमसे। ठीक है। तो हमें आंसर लगभग लगभग ये मिलता दिख रहा है। आगे है रमा पत्र लिख रही है। क्या लिख रही है? पत्र। एक आंसर आ गया। तो ये तो सकर्मक क्रिया है इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद मैंने उसको एक पुस्तक दी। क्या दी? आंसर आ रहा है पुस्तक। तो ये भी सकर्मक क्रिया है इसलिए हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद है विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं। विद्यार्थी क्या पढ़ रहे हैं? अब यहाँ पर इसका आंसर भले ही ना दिया हो, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहे हैं, यानी कि कर्म की पुट करने की संभावना यहाँ पर है। ठीक है। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये तो कक्षा में, तो ये तो अधिकरण हो गया। उसके बाद पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं इसका आंसर भी इसमें नहीं लिखा हुआ है, लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये इसके साथ जोड़ तो सकते हैं। वह पुस्तक पढ़ रहे हैं, वह न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वह कुछ और पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं। तो ये भी हमारा सकर्मक क्रिया होगा। क्या का आंसर मिल रहा है? तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 15वां क्वेश्चन। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? बच्ची सो रही है, बच्चे केले खा रहे हैं, लड़का पत्र लिख रहा है, वह पढ़ रहा है। तो अकर्मक क्रिया का मतलब है कर्म नहीं होगा। जहां पर क्या और किसको का आंसर ना आए वो होगा। ठीक है। अब देखिए बच्ची सो रही है। बच्ची क्या सो रही है हम कुछ नहीं बता सकते। वो क्या सो रही है, अच्छा सो रही है, बुरा सो रही है, कुछ नहीं आंसर आएगा। ठीक है। किसको सो रही है ये भी आंसर नहीं आएगा। तो हमें लगभग लगभग हमारा उत्तर यहाँ से मिलता दिख रहा है। बच्चे केले खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? केले। ठीक है। लड़का पत्र लिख रहा है। क्या लिख रहा है? पत्र। वह पढ़ रहा है। वह क्या पढ़ रहा है? आंसर आ सकता है पुस्तक, मैगजीन, कुछ भी। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व का व का उच्चारण स्थान कौन सा है? व बोल के देख लीजिए। व मूर्धा, कंठ,
या तालु या दंत ओष्ठ। देखिए, मुर्दा तो हमें ऊपर वाले जबड़े के जो बीच का स्थान है वो बताया है, और यहाँ पर हमने टवर्ग बताया था। ठीक है। कंठ में हमने अकुह ह विसर्ग बताया था, तो यहाँ पर व नहीं है। तालु में हमने चवर्ग बताया था, चवर्ग और ई का स्थान भी वहीं पर है। अच्छे से लिखते हैं। ठीक है। दंतोष्ठ, ये हमारा आंसर हो गया दंतोष्ठ। जब आप व बोलते हैं, ठीक है, तो आपका जो दांत है वो दंत जो है वो ओष्ठों से जाके टकराते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको दंतोष्ठ कहते हैं। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। खल का पर्यायवाची क्या होगा? खल मतलब क्या होता है, यानी कि इसका पर्यायवाची क्या होगा? दुष्ट, नीच, पाजी, ये सभी। तो यहाँ खल का पर्यायवाची क्या होगा? दुष्ट आदमी किसी नीच प्रवृत्ति के आदमी के लिए नहीं यूज किया जाता, पाजी भी नहीं। दुष्ट तो खलनायक होता है, खल व्यक्ति जो कि फिल्मों में विलन होता है ना, उसको दुष्ट कहा जाता है। ठीक है, खल का सही पर्यायवाची होगा दुष्ट। झंझावत किसका पर्यायवाची है? वायु, तूफान या वृषा, वर्षा। तो यहाँ पर किसका पर्यायवाची होगा, या इनमें से कोई नहीं? ये भी ऑप्शन को ध्यान में रखा करो, कई बार इसको इग्नोर करते हैं और आंसर कभी कभी ये भी दे दिया जाता है। वायु, तूफान, वर्षा या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है तूफान। ठीक है, तो ये जो वर्षा होती है, ये जो मूसलाधार पड़ती है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसका सही आंसर पर्यायवाची जो होगा वो तूफान होगा। 18 क्वेश्चन हो गए हैं, 19वें क्वेश्चन पे चले। किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है? समास, किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, यानी कि जिसमें संख्या का बोध होता है। ठीक है, तो अव्ययी भाव है या द्विगु है या कर्मधारय है या द्वंद्व है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा द्विगु। इसी में ये पहला पद संख्यावाची होता है। ठीक है, जैसे अच्छा, निर्मोह का संधि रूप क्या होगा? संधि विच्छेद रूप। ठीक है, निमोह, निर्मोह, निमोह या निमोह। तो यहाँ पर निर्मोह का संधि रूप क्या होगा, ये आप बताइए। देखिए, ये विसर्ग संधि का पार्ट हो जाता है। ठीक है, नि मोह, ये हमारा सही आंसर होगा। तो निमोह हमारा सही आंसर होगा। जिसमें मोह नहीं, वो निर्मोह का भाव हो जाता है। खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? हालांकि खड़ी बोली जो है ये विकसित होती आई है, तो इसकी आदि मातृभाषा जो है वो तो संस्कृत होती है। आदि जननी तो इसकी संस्कृत है, लेकिन आधुनिक समय पे ये किस हिंदी की बोली है? तो स्थानीय तरीके से देखें, ये बिहारी हिंदी की है, पश्चिमी हिंदी की है, पहाड़ी हिंदी की है या पूर्वी हिंदी की है? खड़ी बोली हमारी पश्चिमी हिंदी की है। सही आंसर हो गया पश्चिमी हिंदी। ठीक है, ये खास तौर से दिल्ली के पास जो मेरठ का क्षेत्र है, उस क्षेत्र से की मुख्य बोली जो है वो खड़ी बोली मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रमेश ने कहा कि मैं नेहा के गाल पर तमाचा मारूंगा। इस वाक्य में कर्ता कौन है? ठीक है, क्या मारूंगा? तमाचा। ठीक है, कर्म तो ये हो गया, मारूंगा क्रिया हो गई। ठीक है, अब यहाँ कौन कर्ता पूछ रहा है ना, कर्ता ने, किसने किया है काम? रमेश करने वाला है काम। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? तमाचा भी नहीं है, नेहा भी नहीं है, रमेश हमारा सही आंसर होगा। रमेश करता है। ठीक है, और गाल पर अधिकरण हो गया। ठीक है, किस स्थान पर? गाल पर। आगे बढ़ते हैं। राम धीरे धीरे पढ़ता है। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? यहाँ पर एक ऑप्शन में आपको मिस्टेक आ गई है। ये
क्रिया शब्द जो है ये नहीं होता, क्रिया शब्द ये होता है। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय या सर्वनाम। देखिए, जब भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, कैसा लड़का है? अच्छा, तब तो वो विशेषण होगा। लेकिन अगर क्रिया की विशेषता बताए, वो पढ़ता है, कैसे पढ़ता है? धीरे धीरे। ठीक है, पढ़ने क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन भाषा का अंग नहीं है? कौन सा भाषा का अंग नहीं है? ध्वनि या शब्द या वाक्य या लेख? तो मुझे लगता है सारे ही कंफ्यूजिंग कहेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। देखिए, ध्वनि, बिल्कुल उच्चारण जो करते हैं तो ध्वनि से ही भाषा उच्चारित होती है, और जो हमारे अल्फ़ाबेट है, यानी कि जो हमारे स्वर है, व्यंजन है भाषा में, उन्हीं से शब्द बनता है और फिर उसी से वाक्य बनता है, वाक्य कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी भाषा कंप्लीट हो जाती है। लेख इज नॉट दैट पार्ट ऑफ लैंग्वेज, भाषा का अंग लेख नहीं है। हमारा आंसर आ गया। 25वां क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? ये पहली क्लास जो हिंदी की करवाई थी, अगर किसी ने नहीं देखी है तो इस क्लास को देखिए। इस क्लास के अंदर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट हिंदी की बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट में जाके आप क्लास को देख सकते हैं, उसमें आपको बताया गया है कि कितनी बोलियां हैं। तो हमारे संविधान के अंदर जो भाषाएं शामिल की गई हैं 8वीं अनुसूची में, वो तो 22 है, लेकिन हिंदी भाषा में बोलियां टोटल 18 है। ठीक है, हिंदी भाषा में टोटल 18 बोलियां हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हिंदी भाषा जो है वो राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये राजकीय भाषा है। यानी कि जो राजकीय कामकाज है वो दो भाषाओं में किया जाएगा, एक हिंदी में, ठीक है, और दूसरा अंग्रेजी में। क्योंकि पूरे भारत के लोगों को हिंदी नहीं आती है, लेकिन इंग्लिश एक कनेक्टिंग लैंग्वेज है जो लगभग पूरे भारत में लोग पढ़ते ही हैं। तो इसलिए इंग्लिश को भी एक लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है। तो जो भी राजकीय आदेश होते हैं वो दो भाषाओं में में से किसी एक का यूज किया जाएगा, या तो हिंदी का या इंग्लिश में का। तो जब आप नॉर्थ में देखते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों डाल दी जाती है, लेकिन साउथ में देखते हैं तो या तो एक इंग्लिश ले ली जाती है, बाकी अपनी जो राज्य की लैंग्वेज है तेलुगु, तमिल, मलयालम, वो यूज की जाती है। ठीक है, तो कब इसको राज्य भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को इसको स्वीकार किया गया। ध्यान रखें, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। और ये नवंबर आने वाला है, 26 नवंबर 1949, और उसके बाद जो है संविधान को इस दिन अपनाया गया था, उससे पहले 14 सितंबर को। ठीक है, अब नवंबर तो कट ही गया, क्योंकि 14 सितंबर आप सभी को पता है कि हिंदी दिवस होता है। 5 सितंबर जो है वो अध्यापक दिवस होता है भारत में। चलिए बढ़ते हैं, बी आंसर आ गया। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यही संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? हमारे संघ की भाषा जो है हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। राजकीय भाषा की बात कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखें। राजकीय भाषा के रूप में हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये कौन से संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है? 343 अनुच्छेद है जो हिंदी भाषा के बारे में कहा गया है, और कहा गया है कि हमारी राजकीय भाषा कौन सी होगी? हिंदी, और इसकी लिपि देवनागरी। यानी कि ऐसा नहीं है, जैसे कि एक व्यक्ति, शायद अंबेडकर जी ने कहा था कि हमें, अंबेडकर जी ने नहीं, शायद सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सुभाष चंद्र इन दोनों में मुझे कन्फ्यूजन है। उसने कहा था कि हिंदी जो भाषा है वो अभी हम देवनागरी में लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसकी जगह हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि की जगह रोमन लिपि में लिखना चाहिए, इससे हम वर्ल्ड से कनेक्ट हो पाएंगे। तो देवनागरी में तो ऐसे 11 शब्द यूज किए जाते हैं। ठीक है, लिपि का मतलब है जो ध्वनि चिन्ह हम यूज करते हैं। रोमन में A to Z लिखा जाता है। जैसे मेरा नाम कपिल है तो मैं लिखता हूँ ऐसे, लेकिन मैं फिर इसको लिखूंगा ऐसे, नाम तो चल जाएगा,
लेकिन ये कह रहा है कि जैसे कोई आपसे कहे कि मैं हूं ना, तो अब मैं हूं ना ये हो जाएगा, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया और देवनागरी ही रखी गई है। ठीक है, तो ये बात जो है एक्सेप्ट नहीं की गई, लिपि भी हमने देवनागरी। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। मर्म, प्रलाप, मुंह और बैंक। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, ऐसे शब्द जो संस्कृत से एज इट इज लिए गए हैं। तद्भव जो तत्सम से परिवर्तित करके बनाए गए हैं, ठीक है, उनको कहते हैं तद्भव। उसके बाद आ गया प्रलाप। प्रलाप शब्द, ये देखिए मर्म शब्द संस्कृत का ही शब्द है, तो ये तत्सम नहीं है, तद्भव नहीं है। प्रलाप भी संस्कृत का ही शब्द है, एज इट इज उठाया गया है, तो ये भी तद्भव नहीं है, ये तत्सम हो गया। मुंह, इसको देखते हैं बैंक। पहले बैंक को देख लेते हैं। बैंक जो है वो विदेशज शब्द है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है ना, विदेशज है ये। ठीक है, अब यहाँ पर मुख शब्द संस्कृत का है जिससे मुंह शब्द बना है। मुख जो तद्भव शब्द हमारा सी हो गया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? ये तत्सम तद्भव का एक युगम दिया गया है, जोड़ा दिया गया है, और उसमें से किसी एक में अशुद्धि है। श्रृंगार, सिंगार, नृत्य, नाच, दधी, दही, चक्षु, आंख। देखिए जोड़े तो ठीक है, लेकिन अब वर्तनी संबंधी अशुद्धि देखनी है। नृत्य, देखिए श्रृंगार जो शब्द है ना, इस श्रृंगार शब्द में एक रे एक्स्ट्रा लगाया गया, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो इधर वाला एक एक्स्ट्रा ये लगाया गया है, ये गलत है। तो वैसे अशुद्धि के मामले में हमारा ए आंसर आ गया, बाकी सब में कोई अशुद्धि नहीं है, बाकी सब ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, चाय किस भाषा का शब्द है? चाय शब्द आपने देखा, आप चाय पीते हैं सभी, भारत में खूब चाय पी जाती है, तो ये किस भाषा का शब्द है? जापानी, अंग्रेजी, भारतीय भाषा तो है नहीं, ये तो कंफर्म हो गया। जापानी, अंग्रेजी, फ्रेंच और चीनी। क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर होगा चीनी। ठीक है, तो चीनी भाषा का शब्द है, तो ये चाय, चाय, चीनी, ऐसे करके आप इसको राइम थोड़ा सा याद रख सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया। एंड ऑफ क्लास यहाँ पर हो रहा है। आपको कैसी लगी क्लास? क्या इम्प्रूवमेंट की जाए ज़रूर बताएं। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक का बटन दबाएं। इसके अलावा अगर आपको पसंद आई है तो आप कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, फीडबैक जरूर दें। आपको 30 क्वेश्चन और इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको चीज़ों का आपका कंसेप्ट स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जाती है, ताकि आपको चीज़ों की समझ और ज़्यादा बढ़े। इसलिए हो सकता है कि 20 मिनट की क्लास को 30 मिनट तक किया जाए, लेकिन ये भी एक अच्छा रिवीजन होगा, क्योंकि इसमें सभी टॉपिक कवर होने की गुंजाइश हो जाती है। आप एक दिन में किसी भी सब्जेक्ट के सारे टॉपिक कवर करने में कामयाब नहीं होते हैं, तो यहाँ पर सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश होती है, तो ये यूजफुल क्लास हो गई। ठीक है, आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, टाइम कम निकाल पाते हैं तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। अगर टाइम खूब सारा है तो खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ और जिम्मेदारियां हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको कंटेंट सारा अवेलेबल वहीं पे हो जाए और आप सीधे फिर प्रैक्टिस क्लासेस के लिए यहाँ पे आ सके। आपका दिन शुभ हो, खुश रहिए, मेहनत करते रहिए। एक एक दिन, डे बाय डे जो है, बूंद बूंद सागर भरता है। अब आप समझे कि पूरे महीने पढ़े नहीं और आखिर के 10 दिन जो है आप गिलास को पूरा भरना चाहते हैं। ठीक है, तो बूंद बूंद यानी कि डेली जो पढ़ेंगे वो कंटिन्यूटी आपकी देखिए। अब मान लीजिए एक एक दिन में आप 3 घंटे पढ़ते हैं और आप पढ़े हैं 3 महीने, तो आप कितने घंटे पढ़े? 270 घंटे। और अगर आप एक ही महीना पढ़े हैं, ठीक है, और आपने डबल पढ़ना शुरू कर दिया, तो आप 180 घंटे ही पढ़े। तो कितना टाइम आपने डिवोट किया? तो कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, जय हिंद।